नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद आवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी के इस क्लास में हम लोग इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर के सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे डिफिकल्ट वाले सेक्शन पे आज हम आए हैं, जिसका नाम है लिंकेज एंड इट्स टाइप। अब ये लिंकेज क्या होता है? ये लिंकेज से रिलेटेड बहुत सारे पैराग्राफ जब आप टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो शायद आपको समझ में नहीं आए बेटा, पर तुम्हें ना इसको एकदम आसान भाषा के हिसाब से लो। लिंकेज में पहले 4 अक्षर कैच करो। लिंक, लिंक यानी कनेक्शन। तो अगर समझो ये एक क्रोमोसोम है बेटा, और इस पे हम लोग 3 जीन्स बना रहे हैं। ये 3 जीन्स है बेटा। अच्छा, अब क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के टुकड़े को हम जीन्स बोलते हैं बेटा। ओके, तो अगर तीनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर हैं तो वो आपस में लिंक्ड होती हैं, आपस में कनेक्टेड होती हैं। जैसे अगर तू और तेरे 2 दोस्त, तुम तीनों दोस्त अगर एक ही एरिया में रहते हो तो तुम में कोई ना कोई लिंक है। बट अगर समझो तुम और तुम्हारा दोस्त अलग अलग एरिया में रहते हो तो तुम्हारा इतना ज्यादा लिंक नहीं है। यानी अगर जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पर है तो उनका लिंकेज नहीं होता है। सो लिंकेज का डेफिनेशन हम लोग क्या सीखते हैं, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, दीज आर 3 जीन्स which are linked with each other. So what is linkage? Linkage कब देखोगे? When genes are present on same chromosome. शॉर्ट में लिखा, when genes are present on same chromosome, जब एक ही क्रोमोसोम पे जीन्स होंगे ना तो उसको हम लोग लिंकेज बोलेंगे बेटा। अब ये लिंकेज का कॉन्सेप्ट ढूंढा किसने था? प्लांट्स में लिंकेज के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? सो लिंकेज इन प्लांट्स वाज डिस्कवर्ड बाय 2 साइंटिस्ट, दैट इज बेटसन एंड प्यूनेट। एक और बात ये याद रखो कि बेटसन ही वो साइंटिस्ट है जिसने जेनेटिक्स शब्द का इस्तेमाल किया था। जोहानसन वाज द साइंटिस्ट जिसने जीन शब्द का इस्तेमाल किया था। मेंडल ने कभी जीन वर्ड का यूज नहीं किया, मेंडल हमेशा फैक्टर का इस्तेमाल करता था बेटा। अच्छा नेक्स्ट, फिर लिंकेज को एनिमल्स में किसने ढूंढा? एनिमल्स में लिंकेज का कॉन्सेप्ट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड एज मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। इसके बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट में बेटा। नेक्स्ट, अब तुमको नीट में एक क्वेश्चन आएगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर लिंकेज ग्रुप पहचानना है ना, सो द लिंकेज ग्रुप इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, और यू कैन से द हैप्लॉइड नंबर। यानी अब यहां पे 2 एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल नंबर 1, जैसे कि ड्रोसोफिला। अब ड्रोसोफिला में टोटल 8 क्रोमोसोम्स है। हैप्लॉइड नंबर मींस जितना भी टोटल नंबर दिया उसका आधा। टोटल नंबर यूजुअली डिप्लॉइड होता है बेटा, उसका आधा करना है तुमको, तब जाके लिंकेज मिलेगा। अब ड्रोसोफिला में अगर टोटल 8 क्रोमोसोम है तो ड्रोसोफिला में लिंकेज कितना होगा? 8 का आधा कर दो, सो लिंकेज विल बी 4। ओके, वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, पी प्लांट में टोटल क्रोमोसोम नंबर इज 14, सो
तो उस पी प्लांट में लिंकेज कितना होगा 14 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7। अच्छा, टोटल क्रोमोसोम नंबर 14 कई बार ना एग्जाम में ऐसा देंगे कि पी प्लांट में देयर आर 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 14 लिखने के बदले 7 पेयर्स लिखेंगे। ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम्स लिखने के बजाय 4 पेयर्स लिखेंगे। अगर पेयर्स शब्द लिखा है ना तो लिंकेज का आंसर डायरेक्ट वही आ जाएगा, क्योंकि पेयर्स मतलब जोड़ी होता है ना बेटा। सो लिंकेज में है ना, जो भी क्रोमोसोम टोटल क्रोमोसोम नंबर दिया रहेगा उसको आधा करना, अगर क्रोमोसोम नंबर पेयर्स में दिया ना तो वही डायरेक्ट ले लेना नंबर। ओके, सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द लिंकेज। सो लिंकेज इज हैप्लॉइड नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ड्रोसोफिला में लिंकेज इज 4 एंड पी प्लांट में द लिंकेज इज 7। इतना क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स बेसिक 2 टाइप के, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। Autosomes are also called as body chromosomes. Sex chromosomes are also called as allosomes. इस पे जो जीन्स होते हैं ना, सेक्स क्रोमोसोम पे जो भी जीन्स होंगे, okay, these are the genes which are influencing the characters related to sex. Okay, the characters related to gender of that individual. और other than the reproductive and the gender related characters, जो भी सारे characters है वो ऑटोसोम्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। So autosomes are body chromosomes. Okay, यानी इस क्रोमोसोम पे जो भी जीन्स हैं, ये जीन्स वो कैरेक्टर कंट्रोल करेंगे जो सेक्सुअल पार्ट से रिलेटेड नहीं है। ओके, अब क्योंकि हम लोग लिंकेज पढ़ रहे हैं तो लिंकेज का भी 2 टाइप होगा, ऑटोसोमल लिंकेज यानी ऑटोसोमल इनहेरिटेंस और सेक्स लिंकेज यानी सेक्स इनहेरिटेंस, जिसमें से हम लोग पहले सेक्स लिंकेज शुरू करते हैं बेटा। अब लिंकेज क्या होता है? व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। सो सेक्स लिंकेज क्या होगा? व्हेन द सेक्स लिंक्ड जीन्स, और यू कैन से व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, when genes are present on sex chromosomes, बात ध्यान से सुनो। सो लिंकेज क्या हो रहा था? जब 3 जीन्स या 3 से ज्यादा बहुत सारे जीन्स अगर एक ही क्रोमोसोम पर हैं, ओके, सो यूजुअली ऐसे जीन्स में देखा क्या जाता है? दीज जीन्स आर ऑलवेज इनहेरिटेड टुगेदर, इनहेरिटेड टुगेदर। तू और तेरा दोस्त अगर एक ही एरिया में रहता है, ओके, और तुम लोग आपस में लिंक्ड हो, तुम में लिंकेज है, सो तुम लोग हमेशा साथ में ही कहीं ना कहीं जाओगे। अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो साथ में जाओगे, ओके, अगर किसी कोचिंग में पढ़ना है तो साथ में जाओगे। इसको बोलते हैं लिंकेज। उसी तरह से अगर जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर हैं और एक दूसरे से लिंक्ड है, सो ये जीन्स हमेशा साथ में ही इनहेरिट होता है। सो अगर नेक्स्ट पीढ़ी में जाना है, नेक्स्ट जनरेशन में जाना है, तो तीनों भी जीन्स जाएंगे बेटा। उसी तरह से सेक्स लिंकेज क्या होगा? अब वो क्रोमोसोम को तुम सेक्स क्रोमोसोम मान लो। सो व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स, दीज जीन्स आर इनहेरिटेड टुगेदर। ऐसे लिंकेज को सेक्स लिंकेज बोलते हैं और ऐसे इनहेरिटेंस को हम लोग बोलेंगे सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब हम लोग सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का डिटेलिंग पढ़ेंगे बेटा। ये पार्ट रब कर देते हैं। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के 2 टाइप है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। सो इसमें 2 टाइप पढ़ेंगे, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज।
और ऑटोसोम में हम लोग पढ़ेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। सो अभी ये 4 टाइप याद रखो बेटा, यहीं से कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा। तो सेक्स लिंकेज, इसका बेसिक 2 टाइप, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। अब ना बेटा ये वाला पार्ट यूजुअली डिफिकल्ट जाता है, इसको मैं ना जैसे तुझे सिखाऊं वैसे ही इसको याद रखना बेटा। कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज, ये देखो समझो फॉर एग्जांपल ये एक सेक्स क्रोमोसोम है, ये दूसरा सेक्स क्रोमोसोम है। सुनो बात ध्यान से। अब यहां पर है ना ये 2 जीन्स में ड्रॉ कर रहा हूं और यहां पे मैं 2 जीन्स ड्रॉ कर रहा हूं। अब यहां पे सिर्फ इतना देखो, देखो अगर दोनों भी जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर है तो यानी उनमें कनेक्शन तो है, उनमें लिंकेज तो है, यानी 2 दोस्त अगर एक ही एरिया में रह रहे हैं तो उनमें कनेक्शन है। बट अगर 2 दोस्त एक दूसरे के बाजू बाजू में रह रहे हैं तो उनका कनेक्शन तगड़ा है, ओके, और उनकी दोस्ती कंप्लीट है। और अगर ये 2 दोस्त एक ही एरिया में रह रहे हैं पर थोड़ी दूरी पर रह रहे हैं तो इनमें दोस्ती है पर इतनी स्ट्रांग नहीं है, यानी इनकी दोस्ती इनकम्प्लीट है। उस हिसाब से ये आंसर बहुत इजी जाएगा बेटा। पोजीशन ऑफ जीन बहुत ज्यादा जरूरी है। सो कंप्लीट लिंकेज में हम लोग क्या देखते हैं, पॉइंट नंबर 1, कंप्लीट लिंकेज में वी सी दैट योर जीन्स आर क्लोजली सिचुएटेड। इनकम्प्लीट लिंकेज में तुम क्या देख रहे हो, योर जीन्स आर वाइडली सिचुएटेड। वाइडली यानी एक दूसरे से दूर है ना बेटा। अब अगर 2 जीन्स एक दूसरे के काफी नजदीक है, दे आर क्लोजली सिचुएटेड, तो उनमें बॉन्डिंग कैसा होगा। तू और तेरा दोस्त अगर बाजू बाजू में ही रहता है सो यू आर टाइटली बॉन्डेड, और तू और तेरा दोस्त अगर एक दूसरे से काफी दूर रहते हो, डिस्टेंस है, दूरियां हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यू ऑल आर लूजली बॉन्डेड। ये सबसे आसान तरीका है समझने का कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज को। जीन्स को है ना एग्जांपल के तौर पे ये मान के चलो मैं और मेरा दोस्त, सो मैं और मेरा दोस्त अगर नजदीक है, इफ वी आर क्लोजली सिचुएटेड वी आर टाइटली बॉन्डेड, ओके। नाउ सिंस दीज जीन्स आर टाइटली बॉन्डेड, these genes do not separate, ये जीन्स सेपरेट नहीं होते हैं। दूसरी बात, इस वाले हिस्से में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। अब यहां पर जीन्स क्योंकि लूजली बॉन्डेड है, दैट इज व्हाई दीज जीन्स विल सेपरेट, ये जीन्स अलग हो जाएंगे। कब अलग हो जाएंगे, जब क्रॉसिंग ओवर होगा। तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है बेटा। क्रॉसिंग ओवर क्या है उसका एक सेपरेट टॉपिक लेंगे बेटा, ओके। जहां पर 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के नजदीक आते हैं, सेल डिवीजन में हमने देखा था, फिर ओवरलैप करते हैं, फिर ये क्रोमोसोम का एक टुकड़ा, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, दोनों अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, उसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं बेटा। सो क्योंकि ये टाइटली बॉन्डेड है इसलिए ये एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे बेटा, ओके। दे डू नॉट सेपरेट, क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर। और इसीलिए जहां भी जाना रहेगा, यानी अगर अगले जनरेशन में जाना है तो या तो ये दोनों जीन्स जाएंगे या तो इनमें से कोई नहीं जाएगा। किसी पार्टी में जाना है तो या तो दोनों दोस्त जाएंगे या तो तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा। दोस्त का एग्जांपल लेकर चलो। और क्योंकि यहाँ पर तुम दोनों में दूरियां हैं इसलिए ये दोनों जीन्स में डिस्टेंस है, लूजली बॉन्डेड है, इसलिए अगर अगले जनरेशन में जाना है शायद एक जीन आए दूसरा नहीं आए, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। क्योंकि तुम दोनों में दूरियां हैं और किसी पार्टी में जाना है शायद तुम जाओ तुम्हारा दोस्त नहीं जाए,
वैसे याद रख बेटा। अब इसके बाद ये याद रखो, इसीलिए इसको हम लोग कंप्लीट लिंकेज बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों जीन्स साथ में इनहेरिट होता है। तो यहाँ पे जीन्स विल इनहेरिट टुगेदर, साथ में इनहेरिट होंगे, और यहाँ पे जीन्स डू नॉट इनहेरिट टुगेदर। सेपरेट हो सकते हैं जीन्स, और क्योंकि ये साथ में ही इनहेरिट होते हैं, इसलिए अगर दोनों जीन्स अगले जनरेशन में गए तो आने वाला बच्चा सेम पेरेंट्स की तरह ज्यादा दिखेगा। और यहाँ पे क्योंकि जीन्स सेपरेट हो जाएंगे क्रॉसिंग ओवर के वजह से, इसलिए आने वाले बच्चे में और पेरेंट्स में फर्क आएगा, जिसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं बेटा। तो यहां हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा मिलेगा, और यहां पे रिकॉम्बिनेशन ज्यादा मिलेगा। यानी पेरेंट्स जैसे कैरेक्टर्स ज्यादा दिखेंगे, यहाँ पे नए कैरेक्टर्स, न्यू कैरेक्टर्स, रिकॉम्बिनेशन कम दिखेगा। यहाँ पे पेरेंट जैसा कॉम्बिनेशन कम दिखेगा और नया कैरेक्टर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा दिखेगा। इतना समझ गया बेटा। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कंप्लीट लिंकेज का एग्जांपल दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इज रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस में पेशेंट को रेड और ग्रीन कलर में फर्क नजर नहीं आता, उसको है ना ये दोनों भी कलर ग्रे कलर का दिखता है। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, ऐसे लोगों को ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। सिग्नल का रेड कलर, ग्रीन कलर, ग्रे कलर, गाड़ी चलाया, धूम मचा लिया, टक्कर हो गया, एक्सीडेंट हो गया। ओके, सो दैट इज रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। Whereas incomplete linkage का एग्जांपल दैट वी हैव इज टोटल कलर ब्लाइंडनेस। टोटल कलर ब्लाइंडनेस में ना सब कलर में डिफरेंस नहीं नजर आता है, कलर साफ नहीं नजर आता है, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे कलर का ही दिखता है बेटा। अच्छा, यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल है myopia. Myopia is also called as a short sightedness, or you can also call it as near sightedness. शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस मतलब यहां पर पेशेंट को नजदीक का साफ नजर आता है, बट दूर का उसको साफ नजर नहीं आता। तो जो दूर का चश्मा होता है ना, उसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट, देन अदर देन दैट वी हैव अनदर डिजीज कॉल्ड एज मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक ऐसा बीमारी है जहां जन्म से मसल्स ग्रो ही नहीं होते हैं। ओके, सो मसल्स का ग्रोथ होने की वजह से मसल्स का वर्किंग इतना अच्छा नहीं रहता है बेटा। सो वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस, और कुछ कुछ लोगों को तो इनएबिलिटी टू मूव द मसल, यानी पैरालिसिस जैसा हो जाता है, दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रोफी। देन द नेक्स्ट दैट वी हैव इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज आल्सो कॉल्ड एज अ ब्लीडिंग डिजीज। यहां जन्म से है ना पेशेंट के बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स तैयार ही नहीं होता है। ओके, हीमोफीलिया के बारे में एक सेपरेट लेक्चर लिया जाएगा। क्लॉटिंग फैक्टर तैयार नहीं होने की वजह से पेशेंट को थोड़ा भी इंजरी हुआ ना, सो हद से ज्यादा ब्लीडिंग होगा बेटा। ओके, और ब्लीडिंग की वजह से द पेशेंट कैन डाई। छोटा मोटा कट लग गया या फिर पिन लग गया, ओके, जहां आमतौर पे ब्लीडिंग रुक जाता है, इन पेशेंट्स का ब्लीडिंग रुकता नहीं है। सो दैट इज हीमोफीलिया। अच्छा, देन अ फॉर्म ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस आल्सो। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस भी ये सेक्शन में आता है। अच्छा, अदर देन दैट हाइपरट्राइकोसिस। नाइट ब्लाइंडनेस जानता है ना बेटा तू? रात में पेशेंट को नहीं दिखेगा, नहीं, ऐसा रात से रिलेटेड नहीं है, डिम लाइट में पेशेंट को नहीं नजर आएगा। यानी सुबह के टाइम पे भी अगर रोशनी इतनी तेज नहीं है, डिम लाइट है, तो नजर नहीं आएगा। एक्चुअली इसको डिम लाइट ब्लाइंडनेस बोलना चाहिए, पर इसको कैसा नाइट ब्लाइंडनेस नाम दे दिया है। तो उसके हिसाब से लोगों को लगता है कि रात में नजर नहीं आएगा, पर रात में अगर लाइट अवेलेबल है तो पेशेंट को नजर आएगा बेटा। ओके, हाइपरट्राइकोसिस, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन पिन्ना। अपने कान पे ये जो हेयर ग्रोथ होता है ना, उसको हाइपरट्राइकोसिस बोलते हैं।
and then another disease called as ichthyosis. अब इक्थायोसिस, इक्थाइज मतलब फिश, जैसे हमने बायो में पढ़ा है कॉन्ड्रिक्थाइज मतलब कार्टिलेजिनस फिश और ऑस्टिकथाइज मतलब बोनी फिश। इक्थायोसिस एक ऐसा डिजीज है, मैं तो कहूं आप लोग इसका फोटो गूगल करो, ओके, जहां पर बच्चे की जो चमड़ी है ना वो मछली के स्केल्स की तरह हो जाती है, यानी उसकी चमड़ी ऐसे मान के चलो कि मछली की चमड़ी की तरह होती है, एग्जैक्टली वैसी हो जाती है, एकदम ही सूखी, और जैसे मछली का स्केल होता है ना वैसा, दैट इज इक्थायोसिस। अब बात ये है बेटा कि जो लास्ट की दो बीमारियां है ना, ये बीमारी पैदा करने वाले, ये कैरेक्टर पैदा करने वाले जो जीन्स है ना वो वाई क्रोमोसोम पे होते हैं, इसको हम बोलेंगे वाई लिंक। सो दीज जीन्स आर वाई लिंक्ड जीन्स। अच्छा, वाई लिंक्ड जीन्स यानी तुझे याद आना चाहिए, मैंने तुझे सिखाया था लास्ट लेक्चर में एक्स और वाई क्रोमोसोम, नीचे की तरफ उसका होमोलोगस पार्ट था, ऊपर नॉन होमोलोगस पार्ट था। सो नॉन होमोलोगस पार्ट पे जो जीन्स होते हैं ना उसको वाई लिंक्ड जीन्स बोलते हैं, जिसको होलैंड्रिक जीन्स भी बोलते हैं बेटा। और ये जो सारी बीमारियां हैं स्टार्टिंग की, मैं टिक मार्क कर देता हूं, ये सब की सब जो है ना दीज आर एक्स लिंक्ड जीन्स, यानी ये बीमारी पैदा करने वाले जीन्स एक्स लिंक्ड जीन्स है। अब ऐसा शब्द का इस्तेमाल क्यों किया हम लोग ने, क्योंकि मान के चलो ये एक्स क्रोमोसोम है, ये उसका नीचे का होमोलोगस पार्ट है, इसके नॉन होमोलोगस पार्ट पे जो जीन्स है ये, इसको हमने बोला था एक्स लिंक्ड जीन्स विच आर आल्सो कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड जीन्स, यानी इनमें से कोई जीन में अगर डिफेक्ट आएगा ना तो ये इन तरह की बीमारियां हो सकती है। सो दीज आर एक्स लिंक्ड जीन्स का बीमारी एंड दीज आर वाई लिंक्ड जीन्स का बीमारी, इतना तुमको याद रखना है। यहां पर हमारे पास एग्जांपल में है टोटल कलर ब्लाइंडनेस, दूसरी बीमारी है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ये एक विजुअल डिफेक्ट है जहां पेशेंट को है ना साफ नजर नहीं आता है क्योंकि रेटिना पे सूजन आता है, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। वैसे एक और डिजीज है जिसका नाम है नेफ्राइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन किसका, नेफ्रॉन का। कभी भी आइटिस वर्ड देखेगा ना, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, भूलने का ही नहीं, बायो का बेसिक है। रास्ता चलते भी अगर कोई तुझसे पूछ लेना है भैया इधर आओ, आइटिस मतलब, तो आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, ऐसे तुरंत जवाब नहीं देने का, पहले उसको धीरे से ना एक टपली मार देना, फिर उसको बोलने का आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। वो पूछेगा तुझसे भाई टपली क्यों मारा, तो बोलने का देखो कैसे मैं बायो स्टूडेंट हूं, मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूं, मेरा समय बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा समय बर्बाद मत करो। ओके, सो आइटिस मतलब सूजन। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया सेक्स लिंकेज। अब हम लोग चलेंगे ऑटोसोमल लिंकेज पे बेटा। ऑटोसोमल लिंकेज में हम कौन से जीन्स देखेंगे, यहां हम लोग वो जीन्स देखेंगे विच कंट्रोल्स बॉडी कैरेक्टर्स एंड इट कंट्रोल्स बॉडी कैरेक्टर्स अदर देन सेक्स। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे ऑटोसोमल लिंकेज। अब इसमें दो टाइप है, एक होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, पूरा टाइटल साथ में ही बोलो, आदत डालो क्योंकि इस पे एमसीक्यू आता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन और दूसरा होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट, पहले ये वर्ड समझ लो, ऑटोसोमल यानी ऑटोसोम्स, यानी 46 क्रोमोसोम में से जो शुरुआत के 44 क्रोमोसोम है वो, और उन ऑटोसोम्स के ऊपर जो जीन है
वो जीन अगर डोमिनेंट है और उसके वजह से कोई कैरेक्टर या बीमारी पैदा हो रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर। और वही ऑटोसोम के ऊपर कोई जीन है जिसके हिसाब से कोई बीमारी या कैरेक्टर पैदा होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव। और अगर बहुत सारे जीन्स है और ये जीन्स आपस में कनेक्टेड है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोसोमल लिंकेज। ओके, अब कहानी ध्यान से सुनो, ऑटोसोमल डोमिनेंट से चालू करते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट का पहला एग्जांपल है विडोज पीक। विडोज पीक इज ग्रोथ ऑफ वी शेप्ड हेयर लाइन। ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। अब वी शेप्ड हेयर लाइन का मतलब देखो कैसा, तुमने देखा कुछ लोगों के बाल अगर एकदम छोटे कर दो तो उसके बाल का शेप कुछ इस तरह का होता है। ये वी बन रहा है ना बेटा। अच्छा, वी शेप यानी जैसे अगर समझो मेरा हेयर स्टाइल अगर देखें, ओके, सो यहां पर जो हेयर लाइन है ये मेरा स्ट्रेट है। ओके, अब कुछ लोगों के बाल अगर तुम छोटे कर दो ना तो तुम क्या देखोगे कि यहां से उनका माथा दिखने लगता है और यहां से भी उनका माथा दिखने लगता है। द फोरहेड इज विजिबल फ्रॉम ईदर साइड, और यहां पे उनका हेयर ग्रोथ रहता है ऐसा। ओके, बाल बड़े हो जाते तो माथा ढक जाता है, पर अगर बाल छोटे कर दो ना तो तुमको पता चलेगा उनका हेयर लाइन बेसिकली ऐसा है। सो ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। हमारे माता पिता में से अगर किसी एक को भी ऐसा हेयर पैटर्न है, ओके, सो वो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में रिपीट होगा ही होगा। अब ये इसलिए क्योंकि इट इज डिटरमाइंड बाय अ डोमिनेंट जीन कैपिटल डब्ल्यू। सो अगर मम्मी डैडी में से कोई होमोजाइगस है या फिर अगर कोई हेटेरोजाइगस है तो बच्चे को इस तरह का बाल का पैटर्न आएगा। पर अगर मम्मी डैडी दोनों ही होमोजाइगस रिसेसिव है तो बच्चे को स्ट्रेट हेयर लाइन वाला पैटर्न आएगा। स्ट्रेट हेयरलाइन वाला पैटर्न मतलब क्या, ये हो गया स्ट्रेट हेयरलाइन बेटा। ओके, जैसे कि मेरा है। ओके सर, तो आप नॉर्मल हो, ये एबनॉर्मल है? नहीं, ये कोई बीमारी नहीं, ये जस्ट कैरेक्टर है बेटा। ओके, राइट। सो विडोज पीक इज ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर, इतना याद रखना। नेक्स्ट, इसमें एक और बीमारी आती है जिसको बोलते हैं हंटिंगटन्स कोरिया। हंटिंगटन्स कोरिया। हंटिंगटन्स कोरिया में सिर्फ इतना याद रखो, इसमें है ना जन्म से नर्व सेल डैमेज होते हैं। नर्व सेल डैमेज होने की वजह से पेशेंट की सोचने की क्षमता, उसका थिंकिंग, उसका बिहेवियर, उसका बॉडी बैलेंस, ओके, और सारे के सारे इस तरह के साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आते हैं। दैट इज कॉल्ड एज हंटिंगटन्स कोरिया, व्हिच इज अगेन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। आगे बढ़ते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में द फर्स्ट डिजीज दैट वी विल टॉक इज पीकेयू। इस बारे में मैंने एक छोटा सा लेक्चर ऑलरेडी लिया हुआ है, दैट इज फिनाइल कीटोन यूरिया। ये उसका फुल फॉर्म है, मैंने तोड़ तोड़ के लिखा है, ये पूरा एक ही वर्ड है, फिनाइल कीटोन यूरिया। अच्छा, ये बीमारी क्या है? दिस इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म यानी जन्म से है ना बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस में गड़बड़। अब इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इस बीमारी में होता क्या है कि नॉर्मली एक एंजाइम है जिसका नाम है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या करता है ना हमारे बॉडी में फिनाइल एलानिन नाम का अमीनो एसिड को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। बट इस बीमारी में ये जो एंजाइम है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम बनता ही नहीं है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एकदम टू द पॉइंट, चाहिए तो इसको नोट कर लेना। ये एंजाइम बनता ही नहीं है। अब ये एंजाइम अगर बनेगा ही नहीं तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है बॉडी में फिनाइल एलानिन बढ़ते ही जाएगा।
सो उसका क्या होगा, अक्यूमुलेशन होगा। और ये कहां कहां पे जमा होगा, ये हमारे ब्लड में जमा होगा, ये हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जमा होगा, सीएसएफ में। इसलिए फिर बॉडी क्या करता है, बॉडी इसका जितना भी एक्सेस है, एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको निकाल कर फेंक देगा कहां पर, यूरिन में। सो यूरिन में इसलिए आपको फिनाइल और कीटोन वाले कंटेंट मिलेंगे, और इसलिए बीमारी का नाम रखा है फिनाइल कीटोन यूरिया। ओके, सो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नाम के एंजाइम की कमी के हिसाब से, ओके, क्योंकि कोई ना कोई जीन गड़बड़ा जाता है जो ये एंजाइम बना ही नहीं पाता है, तो ये बढ़ते जाता है, ब्लड में बढ़ेगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में बढ़ेगा, जितना एक्स्ट्रा है बॉडी निकाल के उसको यूरिन में फेंक देता है। फिर और तो और इस बीमारी में क्या होता है, पीकेयू में पेशेंट को मेंटल रिटार्डेशन होगा, दिमागी तौर पे वो पेशेंट थोड़ा कमजोर होगा बेटा, और तो और उसका हेयर और स्किन पिगमेंटेशन कम होता है। पिगमेंटेशन के हिसाब से हमारे स्किन और हेयर को कलर आता है बेटा, तो उसके हिसाब से इसका स्किन और हेयर का कलर में डिफेक्ट नजर आएगा, एबनॉर्मल होगा, दैट इज फिनाइल कीटोन यूरिया। ये फर्स्ट एग्जांपल है ऑटोसोमल रिसेसिव का। नेक्स्ट ऑटोसोमल रिसेसिव का सेकंड एग्जांपल इज, आदत डाल लो, ये बीमारी भी पढ़ाया है मैंने तुमको, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में मैंने तुमको बोला था राम गोपाल वर्मा ने 6 मारा, या तो ऐसे याद रखो राम गोपाल वर्मा 6th फ्लोर पर रहता है। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, राम गोपाल वर्मा में से आर यानी आरबीसी, ओके, आरबीसी में 6 अमीनो एसिड, आरबीसी में 6 अमीनो एसिड यूजुअली आमतौर पे ग्लूटामिन होता है, ओके, पर कुछ जीन में डिफेक्ट होने के कारण ग्लूटामिन के बदले क्या आ जाता है, वैलिन। सब लोग बोलेंगे ग्लूटामिन इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। अब इसके वजह से वो आरबीसी जो कि सर्कुलर और बाइकॉनकेव शेप का होता है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल आरबीसी, ये आरबीसी सब के सब सिकल शेप के हो जाएंगे। So these are sickle shape वाला आरबीसी, ओके। सर ऐसा गड़बड़ क्यों हो रहा है, क्योंकि GAG कोड के बदले GUG कोड लग जाता है, यानी ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन, ये कैसे है ना, हमारे डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजिनस कंपाउंड है, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड है, और उसका है ना कोडिंग होता है 3-3 अल्फाबेट का बेटा। सो GAG के बदले GUG आ जाता है कुछ लोगों में। सो देखो यहाँ पे बीच में ए के बदले सिर्फ यू आ गया, सो उससे है ना ग्लूटामिन बनाने के बदले बॉडी क्या बनाता है, वैलिन बनाता है, और उसके हिसाब से हमारा आरबीसी जो नॉर्मली सर्कुलर और बाइकॉनकेव शेप का है, सर्कुलर यानी गोल और बाइकॉनकेव यानी ऊपर से और नीचे से दबा हुआ, ओके, जैसे वो पॉपिंस का चॉकलेट आता है ना, एल्पेनलीबे का चॉकलेट, गोल ऊपर से भी दबा हुआ नीचे से भी दबा हुआ, सो वो आरबीसी हो जाएगा सिकल शेप। और ये सिकल शेप आरबीसी की सबसे बुरी बात क्या है कि ये आपस में इकट्ठा हो जाता है, क्लम्स हो जाता है, जमा हो जाते हैं बेटा, ये सब आपस में फंस गए, ओके, और फंस जाने की वजह से समझो ये ब्लड वेसल है, सो इसके हिसाब से ये ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देते हैं। ओके, इतना तुमको याद रखना है। और इस तरह की म्यूटेशन को हम लोग बोलेंगे सिंगल पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि एक ही पॉइंट में गड़बड़ है। और ये जो सिंगल पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, एक और क्वेश्चन आएगा कि हीमोग्लोबिन के 2 चेन होते हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन, उसमें से किस में डिफेक्ट आया, तो ये बीटा चेन में गड़बड़ आता है। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन, ओके, फाइन। सो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने लिंकेज के बारे में बात किया, लिंकेज के टाइप्स के बारे में बात किया, जहां सेक्स लिंकेज के बारे में बात किया, उसमें कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, फिर हम लोग आए ऑटोसोमल लिंकेज पे, जिसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में बात किया।
अच्छा, कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में तुम एक वर्ड और देखोगे कि ऑटोसोमल रिसेसिव में ना, सेकेंड एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस करके भी ना एक बीमारी कुछ कुछ बुक्स में मेंशन होगा बेटा। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसा बीमारी है जहां जन्म से है ना जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसमें गड़बड़ हो जाता है बेटा। और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में खास करके पैनक्रियास और इनमें म्यूकस बहुत ज्यादा बनता है। म्यूकस इज द स्टिकी डिस्चार्ज। ओके, पैनक्रियास के अंदर, लंग्स के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये एक एक्स्ट्रा याद रखो। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये याद रखो कि जो भी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है ना, ओके, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज डज नॉट skip generation, whereas autosomal recessive disease will always skip generation. अब ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये तुमको एमसीक्यू सॉल्व करने में काम आएगा। मैं आने वाले लेक्चर में जब तुमको पेडिग्री एनालिसिस सिखाऊंगा ना, किस तरह से हम लोग खाली ब्लॉक डायग्राम के बेसिस पे जज कर सकते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। सो याद रखना, ऑटोसोमल डोमिनेंट डज नॉट स्किप जनरेशन। एक बार किसी को विडोज पीक आ गया, मदर और फादर में से एक जन को विडोज पीक है, तो उसके बच्चे को भी होएगा ही होएगा, उसके बच्चे के बच्चे को भी होएगा ही होएगा। सो इट डज नॉट स्किप जनरेशन, दैट मींस इट इज सीन इन एवरी जनरेशन। Whereas ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज जो होता है ना, इट विल स्किप जनरेशन। एक जनरेशन में है, फिर बच्चों को नहीं है क्योंकि रिसेसिव है, फिर डायरेक्ट नेक्स्ट जनरेशन में आ सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट जनरेशन में नहीं होगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, तो ये जनरेशन को स्किप करता है। अब एमसीक्यू ऐसा आएगा कि तुमको ना ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव, तुमको ऐसा एग्जांपल दे देंगे, विडोज पीक है, हंटिंगटन कोरिया है, और ब्लॉक डायग्राम देते हैं। और अगर वो हर जनरेशन में जा रहा है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, यानी इनमें से एक है। और अगर वो जनरेशन स्किप कर रहा है तो फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया या तो फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है। उस बारे में मैं आने वाले लेक्चर में समझाऊंगा तुमको। सो फॉर नाउ इतना तुम लोग नोट्स बना के रखो बेटा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रॉसिंग ओवर और मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, फिर धीरे धीरे टॉपिक को और आगे बढ़ा ले जाएंगे। टिल देन मन लगा के पढ़ते रहिए। रीड बायो, लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू।